नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत का एक बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी था जिसे मौखरी वंश के नाम से जाना जाता है? उन्होंने 5वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी तक नॉर्थ इंडिया के एक बड़े हिस्से पर राज किया। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। उनकी बिगिनिंग और अर्ली हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी लिमिटेड है, लेकिन जो भी जानकारी उपलब्ध है वह उनके गौरवशाली अतीत की झलक देती है। लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और कुछ बुक्स मिली हैं, उनसे उनके पास्ट के बारे में पता चलता है। इन साक्ष्यों से हमें उनके सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में भी जानकारी मिलती है। माना जाता है कि मौखरी क्षत्रिय थे और शायद ब्राह्मण गोत्र से थे। यह वंश अपने समय के प्रमुख योद्धाओं और शासकों में से एक था। मौखरियों का सबसे पहला जिक्र पुराणों और कुछ अभिलेखों में मिलता है, जिससे पता चलता है कि वो गुप्त साम्राज्य के फ्यूडेटरीज थे। यह जानकारी हमें उनके प्रारंभिक इतिहास और उनके राजनीतिक संबंधों के बारे में बताती है। उनका ओरिजिनल एरिया शायद आज के उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में था। इन क्षेत्रों में उनके कई महत्वपूर्ण स्थलों के अवशेष आज भी पाए जाते हैं। समय के साथ उन्होंने अपनी पावर और इन्फ्लुएंस बढ़ाई और गुप्त साम्राज्य के कमजोर होने के बाद एक इंपॉर्टेंट पावर बनकर उभरे। इस प्रकार मौखरी वंश ने भारतीय इतिहास में अपनी एक महत्वपूर्ण जगह बनाई। मौखरी वंश के अर्ली रूलर्स के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा नहीं है। उनके बारे में जो भी जानकारी है वो मुख्यतः कुछ अभिलेखों और सिक्कों से प्राप्त हुई है। हमें उनके नेम्स और रूलिंग पीरियड के बारे में कुछ अभिलेखों और कॉइन्स से पता चलता है। इन अभिलेखों और सिक्कों के अध्ययन से हमें उनके शासनकाल की अवधि और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है। इनमें से कुछ फेमस रूलर्स ये थे जिनके बारे में हमें अधिक जानकारी मिलती है। ईशान वर्मन, वो सबसे पहले जाट मौखरी शासक थे जिन्होंने 5th सेंचुरी के एंड में रूल किया था। उनके शासनकाल के दौरान उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित किया और अपने साम्राज्य को मजबूत किया। उनके कॉइन्स आज के उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में मिले हैं। इन सिक्कों पर उनके नाम और उनके शासनकाल की जानकारी अंकित है, जो हमें उनके समय की आर्थिक स्थिति और व्यापारिक गतिविधियों के बारे में भी बताती है। शर्ववर्मन, वो ईशान वर्मन के बाद शासक बने और उन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज शिफ्ट कर दी। कन्नौज को राजधानी बनाने का उनका निर्णय उनके शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। उनके शासनकाल में मौखरी पावर का विस्तार हुआ और उन्होंने मालवा और मध्य भारत के कुछ हिस्सों को जीत लिया। उनके विजय अभियानों ने मौखरी साम्राज्य को और भी मजबूत और विस्तारित किया। ईश्वरवर्मन, वो शर्ववर्मन के बेटे और उनके बाद शासक बने। उन्होंने अपने पिता के कार्यों को आगे बढ़ाया और साम्राज्य को और भी विस्तारित किया। उनके रूलिंग पीरियड में मौखरी साम्राज्य अपने पीक पर पहुंच गया। उनके शासनकाल में साम्राज्य की सीमाएं और भी विस्तारित हुईं और उन्होंने अपने राज्य को एक मजबूत और संगठित रूप दिया। उन्होंने नॉर्थ इंडिया के एक बड़े हिस्से पर राज किया, जिसमें मगध, थानेश्वर और गौड़ के राज्य भी शामिल थे। उनके शासनकाल में मौखरी साम्राज्य ने अपनी शक्ति और प्रभाव को और भी बढ़ाया और एक महत्वपूर्ण साम्राज्य के रूप में उभरा। कन्नौज, जो गंगा नदी के किनारे बसा एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सिटी था, मौखरी साम्राज्य की राजधानी बना। यह शहर अपनी प्रॉस्पेरिटी और ग्रैंडियर के लिए जाना जाता था और यह ट्रेड, कल्चर और एजुकेशन का सेंटर था। कन्नौज पर राज करने से मौखरियों को नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स में एक पावरफुल पोजीशन मिली। मौखरी शासकों ने कन्नौज से बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन चलाया। उन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड रूलिंग सिस्टम बनाया और अपनी आर्मी को मजबूत किया। उन्होंने अपने किंगडम को बढ़ाने और अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए कई युद्ध लड़े। मौखरी शासकों ने आर्ट, कल्चर और एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया। कन्नौज स्कॉलर्स, पोएट्स और आर्टिस्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया।
मौखरी वंश का डाउनफॉल 7वीं शताब्दी की शुरुआत में शुरू हुआ, जब थानेश्वर के राजा प्रभाकर वर्धन के बेटे सम्राट हर्षवर्धन ने कन्नौज पर अटैक कर दिया। हर्षवर्धन एक एम्बिशियस रूलर था और वो नॉर्थ इंडिया को एक करना चाहता था। उसने मौखरी शासक ग्रहवर्मन पर अटैक किया और उसे हराकर मार डाला। ग्रहवर्मन की डेथ के बाद उसका भाई राज्यवर्धन थानेश्वर के खिलाफ युद्ध में गद्दी पर बैठा। हालांकि वो भी हर्षवर्धन से हार गया और मारा गया। इस तरह मौखरी वंश का एंड हो गया और कन्नौज हर्षवर्धन के विशाल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। हालांकि मौखरी वंश का एंड हो गया, लेकिन उनका लेगेसी हर्षवर्धन के शासनकाल में भी जिंदा रहा। मौखरी शासनकाल के दौरान नॉर्थ इंडिया में एक ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। इस स्ट्रक्चर ने राज्य को एफिशिएंटली मैनेज करने में मदद की। साम्राज्य को प्रोविंसेस, डिस्ट्रिक्ट्स और विलेजेस में बांटा गया था। यह डिवीजन एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और लोकल गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए किया गया था। हर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का हेड एक ऑफिसर होता था, जिसे राजा अपॉइंट करता था। ये ऑफिसर्स राजा के प्रतिनिधि के रूप में काम करते थे और लोकल इश्यूज को हैंडल करते थे। लैंड रेवेन्यू राज्य का मेन सोर्स ऑफ इनकम था और फार्मर्स को अपनी फसल का कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में देना पड़ता था। यह टैक्स राज्य की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए क्रूशल था। मौखरी समाज में 4 वर्ण सिस्टम था। आस्यु ब्राह्मण, जो समाज के इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल लीडर्स थे। क्षत्रिय, जो वॉरियर्स और रूलर्स थे। वैश्य, जो ट्रेडर्स और मर्चेंट्स थे। और शूद्र, जो लेबरर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स थे। हर वर्ण का समाज में एक स्पेसिफिक रोल था। यह वर्ण सिस्टम समाज की स्टेबिलिटी और ऑर्डर को मेंटेन करने में मदद करता था। ब्राह्मणों को रिलीजियस ड्यूटीज निभाने, एजुकेशन देने और रिलीजियस टेक्स्ट्स पढ़ने का काम सौंपा गया था। वे समाज के मॉरल और एथिकल स्टैंडर्ड्स को अपहोल्ड करते थे। क्षत्रिय रूलिंग क्लास के थे और आर्मी में काम करते थे। वे राज्य की रक्षा और एक्सपेंशन के लिए जिम्मेदार थे। वैश्य ट्रेड और कॉमर्स में लगे हुए थे और वे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बूस्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, जबकि शूद्र वर्किंग क्लास बनाते थे। वे मैनुअल लेबर और एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, जिससे समाज की डेली फंक्शनिंग स्मूथ रहती थी। मौखरी शासनकाल आर्ट, कल्चर और लिटरेचर के विकास का गवाह बना। कन्नौज अपनी प्रॉस्पेरिटी और ग्रैंडियर के लिए जाना जाता था। आर्टिस्ट्स, स्कॉलर्स और पोएट्स के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गया। मौखरी शासकों ने दिल खोलकर आर्ट और लिटरेचर को बढ़ावा दिया, जिसके रिजल्ट उनके शासनकाल में साफ दिखे। टेम्पल आर्किटेक्चर आर्ट का एक मेन फॉर्म था, जो मौखरी पीरियड में फ्ला फूला। इस टाइम के मंदिरों को उनकी नक्काशी, ऊंचे शिखर और ग्रैंड एंट्रेंसेस के लिए जाना जाता था। मूर्तिकला भी प्रॉस्पर हुई, जो ज्यादातर रिलीजियस थीम्स पर केंद्रित थी। इस टाइम की मूर्तियों को उनकी ब्यूटी, ग्रेस और एक्सप्रेशंस के लिए सराहा जाता है। ज्यादातर मौखरी शासक हिंदू धर्म को मानते थे, लेकिन उन्होंने दूसरे रिलीजन्स के प्रति टॉलरेंस की नीति अपनाई। उन्होंने मंदिरों और मठों को खूब दान दिया और अलग-अलग रिलीजियस ग्रुप्स के स्कॉलर्स और धार्मिक लीडर्स को बढ़ावा दिया। मौखरी पीरियड के दौरान बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी फले फूले। कई बौद्ध मॉनेस्ट्रीज और जैन मंदिर बनाए गए और इन रिलीजन्स को मानने वालों को रॉयल पेट्रोनेज मिला। मौखरी शासकों का रिलीजियस टॉलरेंस के प्रति यह उदार नजरिया उनके शासनकाल का एक इंपॉर्टेंट फीचर था। मौखरी वंश ने प्राचीन भारत के इतिहास में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया। उनका शासनकाल नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और कल्चरल डेवलपमेंट का कारण बना। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया और आर्ट, कल्चर और एजुकेशन को बढ़ावा दिया। हालांकि इतिहास की बुक्स में मौखरियों को उनके योगदान के हिसाब से जगह नहीं मिली है। इसका एक कारण उनके इंस्क्रिप्शंस और लिटरेरी सोर्सेस की कमी हो सकती है। फिर भी जो एविडेंस अवेलेबल हैं,
वो साफ तौर पर बताते हैं कि मौखरी एक पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल डायनेस्टी था जिसने प्राचीन भारत के इतिहास को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। मौखरी वंश प्राचीन भारत का एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी था जिसने 5वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी तक नॉर्थ इंडिया के एक बड़े एरिया पर रूल किया। उनका शासनकाल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और कल्चरल डेवलपमेंट को दर्शाता है। उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और उसे एक प्रॉस्परस और ग्रैंड सिटी बना दिया। मौखरी शासकों ने आर्ट, कल्चर और एजुकेशन को बढ़ावा दिया और रिलीजियस टॉलरेंस की नीति अपनाई। उनका डाउनफॉल हालांकि सम्राट हर्षवर्धन के हाथों हुआ, लेकिन उनका लेगेसी हमें प्राचीन भारत के ग्लोरियस पास्ट की याद दिलाता है। मौखरी वंश का इतिहास हमें यह बताता है कि पावर और ग्रैंडियर टेम्पररी होते हैं, लेकिन आर्ट, कल्चर और नॉलेज की लाइट हमेशा जलती रहती है। तो दोस्तों, मौखरी वंश के बारे में इतना जानकारी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये राजवंश ने इंडिया के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप और भी ऐसे इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल पीरियड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। आपका सपोर्ट हमें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने में मदद करता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।